राजस्थान का एकीकरण 1947 से 1956 तक का जो टाइम पीरियड है वो इसके अंतर्गत हम देखेंगे, जिसमें हम राजस्थान के एकीकरण की परिस्थितियां, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और राजस्थान के जो गठन के प्रारंभिक प्रयास हुए थे, उस समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और साथ में किन किन संगठनों ने क्या प्रयास किए, उन सभी प्रयासों के ऊपर हम क्या डालेंगे, एक दृष्टि डालेंगे। इसके अलावा हम राजस्थान की रियासतों की प्रमुख समस्याएं और उसके बाद में हम सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो देखेंगे राजस्थान के जो एकीकरण के चरणों के बारे में। तो सबके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे और ये वीडियो जो कक्षा के 12 के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है, साथ में जो भी मित्र लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है ना। हर भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बिल्कुल ही अच्छी और फैक्ट के आधार पर जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। इसके अलावा जो प्रजा मंडल से संबंधित आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी मैंने क्या कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के उन्हें ज़रूर अपने जो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप उसे ज़रूर देख ले चैनल पर जाकर के। तो आज के इस वीडियो के साथ में मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी क्या हो, मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे, ताकि उन तक भी ये जानकारी प्राप्त हो। तो अब करते हैं हम इसको शुरू करते। इसके अलावा एक बताना चाहूँगा कि अगर आपने जो प्रजा मंडल को हमेशा के लिए स्थायी रूप से याद करना ट्रिक के माध्यम से, तो इससे संबंधित भी वीडियो आज अपलोड हो चुका है, तो उस वीडियो को आप देख लें, ठीक है। और उस वीडियो को आपको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं या फिर चैनल पर डायरेक्ट चले जाइए, वहाँ से अभी आप देख सकते हैं। तो अब थोड़ी सी पहले परिस्थितियाँ देख लेते हैं। तो भारत एक जो लंबे समय से बड़ी गुलामी के बाद, यानी अंग्रेजों ने 1757 में जो प्लासी का युद्ध लड़ा था, उस युद्ध के बाद उन्होंने भारत में क्या की थी, आधिपत्य की शुरुआत की थी। और बहुत लंबे समय तक हम देखते हैं कि भारतीयों ने इससे आज़ाद होने के लिए 1857 में क्रांति भी की थी। उसके बाद भी भारत के हर क्षेत्र में आंदोलन हुए और फिर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हुए थे, या फिर कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन, कभी भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरीके से अहिंसक आंदोलन और सत्याग्रह उनके द्वारा किए गए थे। और इन सभी प्रयासों के माध्यम से और दूसरी तरफ भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने भी अपने जो घटनाओं के माध्यम से जो अंग्रेजों को क्या किया था, डराया था, उनके अंदर भय पैदा करने का काम किया था। इसके अलावा जो अंत में भारतीय जो फौज है, सेना है, उसके अंदर भी जब विरोध के स्वर उठने लगे तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को क्या करना पड़ा था, भारत छोड़ना पड़ा था। ये हम जो अध्याय संख्या 6 के अंदर इसका पूरा हम देख चुके हैं, इसके बारे में पूरी डिस्कस कर चुके हैं। तब अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया, लेकिन आज़ाद करने के साथ साथ वो भारत के क्या करके चले गए थे, टुकड़े करके चले गए। 2 देश बना लिए थे, एक तो भारत बनाया था और एक पाकिस्तान। तो इसमें एक उस समय एक अधिनियम लेकर आए थे, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, जिसकी 8वीं धारा के अनुसार, 8वीं धारा के अंदर ये प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार की भारतीय जो देशी रियासतों पर से जो स्थापित सर्वोच्चता है, पुनः देशी रियासतों को क्या कर दी जाती है, हस्तांतरित कर दी जाती है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जो लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, इन सभी के प्रयासों के कारण ब्रिटिश सरकार ने जो भारतीय रियासतों पर क्या स्थापित कर ली थी, सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी, उनकी विदेश नीति आदि उन्होंने अपने अंतर्गत ले ली थी। तो अब वो सर्वोच्चता है इन देशी रियासतों को क्या कर दी गई थी, वापस दे दी गई थी। अब उसका तात्पर्य क्या था, इसका अर्थ ये था कि देशी रियासतें समय इस बात का निर्णय करेगी कि वे किसी अधिराज्य यानी भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे या अपना अलग अस्तित्व रखे, यानी वो इनमें से अपना किस में रहे या फिर वो अलग रह सकती है। तो इस तरीके की बात, मतलब ये रियासतें क्या थे, रियासतें वर्तमान में हम देश कह सकते हैं। ऐसा इस स्वतंत्र देश की भांति ये क्या कर रही थी, आचरण कर रही थी। यदि कोई रियासत किसी अधिराज्य में शामिल नहीं हो
तो वो अपना क्या रख सकती है, स्वतंत्र रूप से भी अपना क्या रख सकती है, अस्तित्व रख सकती है। मतलब अंग्रेज जाते जाते भारत को क्या चाहते हैं, भारत के टुकड़ों में बंट जाए और भारतीय आपस में इतना लड़े कि भारतीय लोग क्या करें, फिर से उनको बुलाएं कि भाई साहब आप आओ और हमारे यहाँ करके फिर से क्या करो, आप शांति व्यवस्था स्थापित करो। यानी अंग्रेज अपने आप से इस तरीके से करके गए थे कि वो फिर से उनको पहले एक तो धर्म के आधार पर बंटवारा किया, तो ये आपस में धर्म के आधार पर क्या करेंगे, झगड़ेंगे, और ये हुआ भी। बंटवारे के समय सांप्रदायिक समस्या हुई। इसके अलावा जो रियासतों के ऊपर से जो सर्वोच्चता हटा दी गई, उनको कह दिया आप चाहो तो भारत में रहो, आप चाहो तो पाकिस्तान में, क्योंकि अंग्रेजों को पता था रियासतें कभी भी किसी के अधीन तब तक नहीं रह सकती जब तक कि उनको बाई फोर्स, जब तक उनको मजबूर नहीं कर दिया जाए। अगर उनके ऊपर से हम स्वायत्ता हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, भारत एक रहेगा ही नहीं देश, वो अलग अलग खंडों के अंदर क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। तो इस तरीके की स्थिति वो पैदा करके चले गए थे। और यदि ऐसा होने दिया जाता तो भारत अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता, बहुत सारे देश बन जाते, भारत या नहीं होता, और भारत की जो एकता है वो क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। और भारत के जो क्रांतिकारी लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने जो देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, उनका बलिदान ही क्या चला जाता, व्यर्थ चला जाता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत सरकार ने कुछ प्रयास किए थे। भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया था, एक राजनीतिक विभाग का गठन किया। जो क्या था, भारत सरकार का जो तत्कालीन भारत सरकार जो बनी थी अंतरिम सरकार, और उसका राजनीतिक जो विभाग था को अब देशी रियासतों पर नियंत्रण रखना था। तो उससे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और उसकी जगह 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता के अंदर रियासती सचिवालय का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था, रियासती सचिवालय का, जिसके सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन को। अब रियासती सचिवालय सभी छोटी बड़ी रियासतों का क्या करना था, उसको विलीनीकरण करना था, या फिर उनका समूहीकरण करना, या तो पास के राज्यों में मिलाओ और या फिर उनका क्या करो, रियासतों को आपस के करके उसका क्या बनाओ, समूह बनाओ। तो ये प्रयास उनको करने थे। तो इन रियासतों का समूहीकरण एक इस प्रकार किया जाना था कि उनको देखा जाना था कि भाषा, सांस्कृतिक, भौगोलिक सीमा की दृष्टि से वो संयुक्त राज्य संगठित हो सके, उनके अंदर जो विरोध है वो विरोध नहीं उत्पन्न हो। तो ऐसी बातें इसके अंदर क्या की गई थी, रखी गई थी। तो पहले थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इस समय की कुछ जो भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जिस समय भारत का विभाजन किया गया था उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्या थे, कौन थे, क्लीमेट एटली। थोड़ा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखें, और बच्चों के लिए भी क्या होगा, नॉलेज उनका बढ़ेगा। और उस समय के जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो पाकिस्तान के तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो खुद क्या बने थे, वहाँ के जो वायसराय बने थे, लेकिन भारत के जो वायसराय उसको किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को ही बने रहने दिया गया था। इस समय जो भारत के अंदर कुल 500 कहीं 62 मिलता है और कहीं 65 मिलता है, तो इतनी ये रियासतें इस समय थी, है ना। और कहा जाता है कि 565 कुछ रियासतें थी, लेकिन एकीकरण के अंदर 562 ही क्या हुई थी, सम्मिलित हुई थी। और 3 रियासतें ऐसी थी जो एकीकरण में शामिल नहीं हुई थी, जैसे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अगर इनमें से बात करें कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, बिरलावारी एमपी थी। और इन सभी रियासतों के एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में क्या किस विभाग का गठन किया गया, रियासती जो सचिवालय है उस सचिवालय का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसका सचिव है वीपी मेनन को बनाया गया था। अब हम देखते हैं कि जो इसमें छोटी या बड़ी रियासतों का विलीनीकरण जो किया जा रहा था, तो क्या ये इसी समय ऐसी कोई बात हुई थी या इससे पहले भी, तो कुछ थोड़ा बैकग्राउंड हम देखेंगे। तो ऐसा हम जब देखने जाते हैं तो जो 1935 का भारतीय अधिनियम लाया गया था, तो उसके अंदर एक शर्त ये थी कि जो भारतीय जो रियासतें हैं उनका क्या बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। मैंने जो अध्याय संख्या जो 6 आपको पढ़ाया था, तो 6 के अंदर जो इसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट तरीके से आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से इस जो 1935 का जो अधिनियम उसकी एक धारा थी, जिस धारा के अंदर एक क्या बनना था, संघ का गठन होता था। किसका गठन होना था, संघ का गठन होना था। लेकिन हालांकि ये चीज़ क्या थी,
धरातल के ऊपर नहीं आई थी, लेकिन फिर भी इसमें एक बात जो शामिल की गई थी वो क्या था, एक अखिल भारतीय संघ का गठन होगा जो किन से मिलकर के बनेगा, जो गवर्नरों द्वारा शासित प्रांतों या देशी रियासतों को मिलाकर के क्या बनाया जाएगा, एक अखिल भारतीय संघ या जिसे फेडरल कहा जाता वो बनाया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त उन्होंने रख दी थी कि इस संबंध में तब तक कोई घोषणा नहीं की जा सकती जब तक कि निर्धारित संख्या के अंदर देशी रियासतें संघ में इस संघ की स्थापना की क्या हो इच्छुक नहीं हो। तो रियासतें ऐसी कब हो सकती थी, रियासतें तो हमेशा कितनी भी छोटी सी अगर एक गांव की होते थे रियासत, तो वो भी अपना क्या रखना चाहती थी, स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। तो इस तरीके से इनकी कोई इस क्षेत्र में क्या थी, रुचि नहीं हुई थी। तो इस कारण ये जो संघ था, यानी जो देशी राजा थे या देशी रियासतें कह सकते हो, इनकी अरुचि के कारण जो ये अखिल भारतीय जो संघ बनने वाला था वो अस्तित्व में नहीं आया था। दूसरा प्रयास ऐसा ही हम देखने को मिलता है 1939 के, उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल होते लॉर्ड लिनलिथगो, तो उन्होंने भी देशी रियासतों से ऐसा ही कहा था कि भाई आप क्या करें, मिल करके क्या बनाए, एक संघ बनाए। उन्होंने भी कहा था कि भाई देखो सारे संसार के अंदर अब क्या हो रहा है, जो प्रजातंत्र का गठन हो रहा है जगह जगह, तो आपको भी समय को पहचानना चाहिए और समय को पहचानते हुए क्या करना चाहिए, अपने रियासतों को क्या करना चाहिए, उसका समूह बना लेना चाहिए या एक दूसरे में आपको भी क्या कर देना चाहिए, विलय कर देना चाहिए। लेकिन इस बात का भी रियासतों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था, यानी जो समूहीकरण की जो बात है वो बात इससे नहीं हो पाई थी, यानी कोई भी बात ये फिर आगे नहीं बढ़ पाई थी। ऐसा ही कुछ प्रयास हम देखते हैं कि इसके बाद में जो क्रिप्स मिशन आता है, तो क्रिप्स मिशन के अंदर भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के अंदर भी जो क्या है, ऐसा ही जो एक संघ है, जो संघ बनाने का क्या किया जाता है, जो प्रावधान किया जाता। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, जो प्रावधान है वो क्या थे, अस्तित्व के अंदर नहीं आए थे, क्योंकि रियासतें इस क्षेत्र में क्या थी, कोई रुचि नहीं रखा करती थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब भारतीय जो सचिवालय जो स्थापित करना जरूरी हो गया था। अगर ऐसा तुरंत समय रहते नहीं किया जाता तो फिर क्या होता, भारत है वो अलग अलग टुकड़ों के अंदर क्या हो जाता, बंट जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या था, जो एक सरकार ने क्या किया, तुरंत ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो अध्यक्षता के अंदर क्या कर दिया, इसका गठन कर दिया था। जो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन के अंदर जो था संघ था उसके जैसा ही रखा गया था, जिसमें कैबिनेट मिशन में क्या था, एक ऐसा भारतीय संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश, भारत और देशी रियासतें शामिल हो और संघ के पास क्या रखे जाए, प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध और संचार का उत्तरदायित्व हो। तो इस तरीके की जो बात थी, तो वही बात यहाँ पर थोड़ी सी रखी गई थी। और इसी बात को लेकर के जो रियासतें थी उन्होंने भी कुछ, हम आगे देखेंगे जो अगला पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि वो भी क्या करेगी, कुछ रियासतें इसके माध्यम से कि भी क्या करेगी, अपना जो अस्तित्व है वो रखने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं वो अपना समूह बनाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। यानी हम देख सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन इसके बाद जो कब थी, 22 मई को 1946 को ये घोषणा की गई, छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिलकर क्या बननी चाहिए, बड़ी इकाइयाँ बना लेनी चाहिए, या फिर कोई छोटी रियासत उसको पास की बड़ी बड़ी रियासत में, या जो प्रांत थे ब्रिटिश प्रांत उसमें भी क्या करना चाहिए, मिल लेना चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि सितंबर 1946 के अंदर उदयपुर राज्य में जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें भी ऐसा ही एकीकरण का क्या दिया गया था, सुझाव दिया गया था। क्या दिया गया था, उसमें एकीकरण का सुझाव दिया गया था। और साथ में राज्यों से ये कहा गया था कि भाई आप आपसी वैमनस्य छोड़ करके क्या करो, एकीकरण के लिए आप क्या हो, समूह बनाओ। लेकिन जब देखा कि ये राजा लोग आपसी वैमनस्य नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इनके आपसी वैमनस्य को देखते हुए ये निर्णय लग गया या कहने लग गया कि ये जब संघीय सरकार को लगने लग गया कि राजा खुद कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, और ये भी अनुभव होने लगा कि अब अगर इसकी संघ की गठन का केंद्र सरकार प्रयास नहीं करेगी तो देश बहुत बड़े टुकड़ों में बंट जाएगा अलग अलग। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 16 दिसंबर 1947 को क्या की थी, ये घोषणा की थी कि
तब क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 16 दिसंबर 1947 को उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान की भी, हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे ना तो इनकी देखेंगे कि राजस्थान की भी सभी छोटी बड़ी जो रियासतें उनको मिला करके क्या बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा, एक संघ का निर्माण किया जाएगा। थोड़ा हम यहाँ देखते हैं कि जो संघ की बात हो गई थी, उसके बाद इस संघ का जो नाम आज हम राजस्थान के नाम से जानते, क्या ऐसा पहले था? तो हम देखते हैं बिल्कुल नहीं था। ऐसा कभी भी पहले अस्तित्व के अंदर नहीं रहा था। इस भूमि के लिए अलग अलग नामकरणों का प्रयोग में लिया जाता था। किसी को मेवाड़, किसी को मारवाड़, है ना, किसी को ढूंढाड़, वांगड़, ऐसे अलग अलग नामों से इस क्षेत्र को जाना जाता था। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति तो हम देखते हैं जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए क्या किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ क्या होता है, राजपूतों की भूमि होता है। इसके अलावा भारत में एक जिसे राजस्थानी इतिहास का जनक कहा जाता है, अपने कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने इस क्षेत्र का नाम क्या रखा था, रायथान या रजवाड़ा, या जिसको राजस्थान कहा जाए, ऐसा नाम इन्होंने रखा था। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी 1829 में, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। तो इस तरीके से कहा जाता है कि ऐसा नामकरण यहाँ पर रखा गया था। इसके बाद हम जब देखते हैं कि जब कुछ ऐसे पत्र मिलते हैं, जब जोधपुर के महाराजा जयपुर के महाराजा को मराठों के आक्रमण से बचने के लिए कि भाई उनकी लूट खसोट होती है, उनमें सहायता के लिए लिखते हैं, तब भी वो इसमें राजस्थान शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी लोगों के कहीं न कहीं जहन के अंदर क्या था, राजस्थान जो शब्द है उसकी अभिव्यक्ति हो चुकी थी। तो आज़ादी के बाद इसका नामकरण क्या कर दिया जाता है, राजस्थान रख दिया जाता है। जो इससे पहले के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने राजस्थान का जो एकीकरण था उसकी भूमिका के बारे में देखा था कि क्या 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद में जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 की जो 8वीं धारा उसके अनुसार क्या व्यवस्था थी, और इसमें जो समूहीकरण करना था उससे संबंधित सारी बातें हमने उसके अंदर की थी। अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के उसे जरूर देख लिया। आज के हम पार्ट के अंदर जो राजस्थान के गठन के जो प्रारंभिक जो प्रयास है, वो प्रयास किस तरीके से किए गए थे, उनके बारे में हम विस्तार से इस पर क्या डालेंगे, नज़र डालेंगे। और इससे पहले थोड़ी सी इसकी विस्तृत जो रियासतों के बारे में भी बात कर लेते, ताकि हमारी जो नींव है वो भी क्या हो जाए, मजबूत। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी थी, 22 छोटी बड़ी रियासतें थी, यानी 19 रियासतें थी और प्लस कितने थे, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, या जिससे कह सकते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इन ठिकानों को चीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से 19 जो रियासतें हैं और ये 3 ठिकाने तो अपने नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, आप याद रख लो, है ना। तो आप ट्रिंग भी हम बना लेते हैं, एक ट्रिंग से जैसे याद रखना है कि कह दो भाई के कुछ नीम लावा, जैसे कहीं जाते हो किसी को साथ में लेकर के उसको कह दो कि भाई कुछ नीम लावा, ठीक है। तो इस तरीके से कुशलगढ़ ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा था, नीमराणा ये दूसरा, और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन था, लावा था। कुशलगढ़ आपके जो वर्तमान के अंदर जो आपके अलवर राज्य में कुशलगढ़ बांसवाड़ा, और जो लावा वर्तमान में आपके टोंक में पड़ता, पहले जयपुर में था और अभी ये टोंक राज्य के अंदर पड़ता। तो इस तरीके से ये 3 ठिकाने थे, और जिनको ठिकानों को एक, अब मैंने पहले भी शब्द कहा था, इसको चिप के नाम से, या फिर इनको एक और शब्द होता था खुद मुख्तियार के नाम से भी इनको जाना जाता था। और एक जो केंद्र शासित प्रदेश वो यही हो गया अजमेर मेरवाड़ा, या जिसे चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी कहते थे, जिस पर अंग्रेजों का क्या था, इस पर जो सीधा इस पर क्या था, नियंत्रण था। अब जब रियासतों की बात आई तो कौन बड़ी थी कौन छोटी थी, किस आधार पर, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीनता के आधार। तो सबसे प्राचीन रियासत अपने मेवाड़ की थी, 565 ईसा पूर्व में जो गुइल द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई। तो दूसरी अगर हम सबसे नवीनतम रियासत की अगर बात करें तो सबसे नवीनतम रियासत अपने कौन सी थी, झालावाड़, जिसकी स्थापना 1835 के अंदर की गई थी, जो राजपूताना की एकमात्र जो रियासत थी, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज था लॉर्ड ऑकलैंड, उसके द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगर क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी या छोटी की बात हम करने बैठे तो सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से अपनी मारवाड़ थी, और उसके महाराजा कौन थे,
हनुवंत सिंह थे उस समय। और अगर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत आप देखोगे तो शाहपुरा, जो वर्तमान भीलवाड़ा राज्य में पड़ती है, और यहाँ के उस समय के शासक सुदर्शन देव जी हुआ करते थे। बड़े प्रगतिशील से प्रजामंडल आंदोलन के अंदर इनके बारे में बहुत बड़ी बातें देखी, आपने नहीं देखा तो वो चैप्टर आपको जरूर देखना। और इधर हम अगर जो बात करें जनसंख्या के आधार पर कौन क्या था, तो जनसंख्या के आधार पर जो आपकी सबसे बड़ी रियासत थी वो जयपुर थी। और क्षेत्रफल के आधार पर अपने जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी बात की जाए तो वो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से क्या छोटी थी। और जो अपने ये इसका क्षेत्रफल के आकार से अगर आपको जो इसमें ठिकानों का याद करना, कुशलगढ़ जिसमें कितने 5 अक्षर आते हैं तो सबसे बड़ा, नीमराणम 4 अक्षर आते हैं तो उससे छोटा, और लावाम 2 अक्षर आते हैं सबसे छोटा, ऐसे याद कर लेना। और जो रियासतों के अंदर मैंने आपको बता दिया थोड़ा, छोटी और बड़ी का आप क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर ध्यान। अब हम बात कर लें तो इनमें से तो 2 जाट, जो 19 थी 19 में से 2 तो जाट रियासतें थी, एक अपने धौलपुर और भरतपुर, और एक थी अपने मुस्लिम रियासत जो अपने टोंक की थी, है ना। तो इस तरीके से ये उस समय रियासतों का ढांचा था। अब इसमें आगे देखते हैं। तो ये सारे के सारे क्षेत्र क्या थे, जैसे अजमेर मेरवाड़ तो सीधा ब्रिटिश शासन के अंदर था, और बाकी भी जो रियासतें थी वो अंग्रेजों के ही अधिकार में थी। अब देखो यहाँ आपको थोड़ा सा ये ठिकाने और रियासतें और ये अलग क्यों है, और यहाँ पर 22 छोटी बड़ी रियासतों की बात कही है, क्योंकि जब भी देखो ये मुख्य ठिकाने हुआ करते थे रियासतों के, और उनके अपने शासकों के साथ में अच्छी तरीके से नहीं बना था, तो अंग्रेजों ने उनको क्या कर दिया था, स्वतंत्र क्षेत्र अलॉट कर दिया था। यानी उनको सीधा उन राज्यों के नेतृत्व में न रख करके अपने अंतर्गत सीधा उनको शामिल कर दिया था। तो इस तरीके से वो सीधा जब अंग्रेजी अधिकार के अंदर चले गए थे, तो अंग्रेजी स्वतंत्रता प्राप्त करने के कारण वो अपना शासन सीधे अंग्रेजी अधिकार के अंदर चलाते थे, न कि किसी रियासतों के अंतर्गत थे। तो इस तरीके से इनकी स्थापना बहुत बड़ी बात थी, तो इनको अलग से ही उस समय के ठिकाने क्या दिया करते थे। अब देखो इन सभी रियासतों और ब्रिटिश जो शासित क्षेत्र को मिलाकर के एक इकाई के रूप में संगठित करने की बहुत अत्यंत विकट समस्या थी। हमने पहले भी देखा था, जो पिछले पार्ट में हम आपने नहीं देखा तो वो देखा, बहुत ही भूमिका थी लॉर्ड लिनगोथ ने जो 1939 का लाया था। इसके अलावा 1935 का अधिनियम था, क्रिप्स मिशन था, कैबिनेट मिशन था, इन सब के माध्यम से संघ बनाने की बात थी, लेकिन रियासतें तैयार नहीं हुई थी। तो इस समय भी हम देखेंगे, इसमें पूरी सारी समस्याओं पर भी गौर करेंगे आगे। जब आप पूरा इस चैप्टर को देखेंगे तो आप जानेंगे किस तरीके से यहाँ के शासकों ने जो एकीकरण के समय समस्याएं खड़ी की थी। तो बड़ी विकट समस्या थी कि वो अपने आप क्या है, एक नहीं हो सकते थे। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ था, उनके बारे में भी हम डिटेल वाइज देखेंगे। तो अब तक सितंबर 1946 के अंदर एक अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद, उसने निर्णय लिया था कि समस्त राजस्थान को एक इकाई के रूप में क्या होना चाहिए, भारतीय संघ में शामिल होने। इसका निर्णय था कि अगर सभी मिलकर के एक इकाई के रूप में, एक यूनियन के रूप में अगर हम शामिल होंगे भारत के साथ में, तो अपने लिए कुछ विशिष्ट जो अधिकार या रियायतें या सुविधाएं हम क्या कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। अगर अलग अलग जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर कोई सुविधा इतनी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने इसी तरीके का निर्णय लिया था। लेकिन अब देखो सारी रियासतें जो क्या रहना चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपना अस्तित्व खत्म नहीं करना चाहती थी। जैसा कि जो इसमें बता दिया, जो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कहा गया कि रियासतें चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है, दोनों इकाइयों में से किसी में भी शामिल नहीं हो सकती। और एक अंग्रेज अधिकारी भी था, वो भी इनको बड़ा ही क्या करा था, भड़का रहा था इन रियासतों को। जो रियासती सचिवालय में सचिव भी था, वो इनको बड़ा ही भड़का रहा था कि आप क्या कर रहे हो, स्वतंत्र रह दो। और जिन्ना के साथ मिलकर उनका सपोर्ट भी कर रहा था। तो कई सारी रियासतें थी जो ऐसा संघ बनाने के लिए क्या थी, इच्छुक ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि ये रियासतें तो क्या होगी, ये खुद निर्णय नहीं ले पा रही है, तो अब इन्होंने विचार किया कि केंद्र सरकार को ही एकीकरण का क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसी घोषणा 16 दिसंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं और कहते हैं कि राजस्थान की सभी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के क्या किया जाएगा, एक संघ का निर्माण किया जाएगा। तो ये बात इनको कह दी कि भाई इनको क्या करना पड़ेगा, जो भी छोटी बड़ी रियासत है उसको आस पड़ोस की रियासतों में मिलाया जाएगा, वो स्वतंत्र नहीं रह सकती है।
तो ये बात इनको स्पष्ट रूप से बता दी जाती है। तो इसमें क्या प्रयास होते हैं वो तो हम आगे देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। तो यहाँ एक जो ये अभी हमने जो देखा, जो ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, थोड़ा सा वापस ले आता हूँ मैं, ये है ना अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद, इसने निर्णय लिया था और इसने भी शर्त रखी थी किस टाइप की, 2 शर्तें इसने भी रखी थी कि वही रियासतें क्या करें, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें जिनकी आय कितनी हो, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आय हो और जनसंख्या जिनकी कितनी हो, 20 लाख। तब जिस रियासत की जनसंख्या 20 लाख और जिनकी वार्षिक आय 50 लाख हो, वही रियासतें क्या करेगी, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकेगी। और ऐसा इन्होंने प्रयास किया, लेकिन इन प्रयासों को उतनी क्या हुई थी, समर्थन नहीं मिला था। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि बाद में क्या होता है। अब भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए गए, भारत सरकार जो रियासती सचिवालय था उसकी तरफ से क्या किए गए, प्रयास किए गए, जिसका गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जिसके सचिव कौन थे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिनके बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं और आगे भी इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा इनके बारे में तो हमें चर्चा करनी ही है। तब भारत सरकार का जो रियासती सचिवालय ने निर्णय लिया कि स्वतंत्र भारत में वे रियासतें अपना अलग यानी पृथक यानी अलग अस्तित्व रख सके जिनकी आय कितनी हो, यानी इन्होंने शर्त रखी कि 1 करोड़। जैसे कि इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने तो रखी थी 50 लाख, लेकिन इन्होंने रखी थी कि भाई 1 करोड़ रुपए आए और जनसंख्या 10 लाख, इन्होंने जनसंख्या कितनी रखी थी, 20 लाख से अधिक हो तो वही। तो इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल 4 रियासतें थी, जैसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर, वो इस शर्त को पूरी। तो बाकी रियासतों को ये तो लग गया कि भाई हमारी इस शर्त के अनुसार हमारी पूर्ति नहीं हो रही, तो इसी कारण क्या किया जाएगा, हमें आस पड़ोस की रियासतों के अंदर क्या होगा, मिलना होगा। तो इसमें से कई सारी रियासतें क्या करेगी, आस पड़ोस की रियासतों के अंदर क्या करेगी, मिलने का प्रयास करेंगी। यानी राजस्थान की छोटी रियासतें यह अनुभव कर रही थी कि स्वतंत्र भारत में भी आपस में मिलकर के स्वावलंबी इकाइयाँ बनाने के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं है, यानी सबको स्वावलंबी बनना पड़ेगा, तो इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन सबके सामने बात वही आई, कुछ ऐतिहासिक तथा कुछ अन्य कारणों से शासकों ने एक दूसरे के प्रति अविश्वास या ईर्ष्या भरी हुई थी। इसी कारण वो क्या थे, किसी ने भी जो ये रियासतों का जो गठन या कह सकते हैं या समूहीकरण करना था या एक दूसरे में जो विलीनीकरण करना था, वो विलीनीकरण ये नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए काफ़ी सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी और उसमें से सबसे बड़ी परिस्थितियाँ थी, कुछ ने जैसे मेवाड़ जैसी ने अपने ऐतिहासिक कारणों की दुहाई दी, है ना, हालांकि बड़ी थी, स्वतंत्र रह सकती थी, और बाकी में क्या था, एक दूसरे के प्रति अविश्वास था और साथ में क्या था, उनके अंदर आपसी ईर्ष्या थी और इस कारण वो रियासतें क्या हुई थी, एक नहीं हो पाए थे, यानी वो अपना समूह है वो समूह नहीं बना पा रहे थे। राजस्थान की प्रमुख रियासतों की समस्याएं, इसके बारे में तो जैसा कि आपको बताया कि इस समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, लेकिन इन सब के अंदर एक दूसरे के प्रति अविश्वास और ईर्ष्या भरी हुई थी। तो इस कारण ये क्या कर रहे थे, जो संघ का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा भी और भी कई सारी समस्याएं थी, जिसमें से कई रियासतें जैसे जोधपुर, बीकानेर, इसके अलावा धौलपुर, ये सारी रियासतें पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहती थी, है ना। तो कुछ अपना बीकानेर ने तो बाद में अपना जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व स्वीकार किया कि हम तो क्या रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। कुछ जैसे अलवर, भरतपुर में इधर सांप्रदायिक समस्या पैदा हो गई थी और जोधपुर के महाराजा तो अपने अड़िकी हो गए थे पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। तो इन सब परिस्थितियों के बारे में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जानेंगे कि ये किस तरीके की और क्या समस्याएं थी इनके सामने। उन समस्याओं के ऊपर हम विस्तृत रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप इसको ध्यान से सुने और साथ में ही अपने मित्रों के बीच में भी इसको क्या करें, शेयर करें। तो देखते हैं पहली इसकी समस्या। पहली समस्या थी स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगे। जैसे देश का बंटवारा भी सांप्रदायिक आधार पर किया था, हिंदू मुस्लिम आधार पर। तो जो जिन क्षेत्रों में विभाजन किया गया था, जैसे पूर्वोत्तर हो चाहे उत्तर पश्चिमी हो,
है ना। पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में भयंकर दंगे हुए थे और बड़ी संख्या के अंदर लोगों को मारा गया था। तो वैसे दंगों से हालांकि राजस्थान अछूता रहा था, लेकिन राजस्थान के जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले दो जो उस समय की रियासत थी अलवर और भरतपुर, वहाँ की मेव जाति जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थी, इस मेव जाति ने यहाँ पर क्या कर दिया था, इसने समस्या यानी इन्होंने यहाँ के इस क्षेत्र के हिंदुओं को ऊपर जो हमले कर दिए थे उनको मारना प्रारंभ कर दिया था। तो फिर अलवर में उस समय जो राज्य भी था तो वो थोड़ा महाराजा भी इस क्षेत्र में था कि उन्होंने सपोर्ट किया था। तो बदले में जब क्या हुई थी, यहाँ कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, तो इस कारण हिंदू मुस्लिम यहाँ पर क्या समस्या है वो ऊपर कर आ गई थी। इसके अलावा जो भरतपुर राज्य था वो जाट मत को भी ज्यादा दे रहा था। वहाँ के जो महाराजा इसमें बरजेंद्र सिंह थे वो भी जाट मत को दे रहे थे। तो इन सब के कारण यहाँ सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो रहे थे, तो राज्य की स्थिति सुधर नहीं रही थी। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने चाहा कि इन क्षेत्रों को क्या लिया जाए, अपने अधीन कर लिया जाए। दूसरी थी कि गांधी जी की हत्या के अंदर अलवर राज्य का नाम आ गया था, इससे भी अलवर विभाजित था। अलवर के महाराजा जो थे तेज सिंह और अलवर राज्य के उसमें प्रधानमंत्री थे NB खरे, उनका नाम आया था गांधी जी की हत्या का में, क्योंकि जो NB खरे थे जो गांधी जी के हत्यारे गोडसे और परचूरे वो उसी के गांव थे, और कहा जाता कि उन्होंने अलवर में रह करके ही क्या की थी, अपनी सारी योजनाएं बनाई थी। तो इस कारण जो क्या था, इनकी हत्या के अंदर नाम आने थे। तो भारत सरकार ने क्या कर लिया था, अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। NB खरे और तेज सिंह को वह दिल्ली बुलाकर वहां इनको क्या कर लिया था, नजरबंद कर लिया था। और दूसरा जो भरतपुर था, तो भरतपुर के महाराजा से भी कहा कि भाई आपसे समस्या नहीं सुधर रही है और आपके जो राज्य के अंदर सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हैं। इसके अलावा महाराजा का अपनी सेना पर भी नियंत्रण नहीं रहा था और जाटवाद का जो यहाँ पर ज्यादा ही चलन चल रहा था। तो इस कारण भारत सरकार ने इनसे कहा, भाई महाराज जी आपसे राज्य नहीं चल रहा है, तो आप जो क्या कीजिए, भरतपुर का प्रशासन हमें सौंप दिए। तो बाद में भारत सरकार ने यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया, जो सप्रू जी को यहाँ का प्रशासक, वहाँ अपने लाल करके एक थे जिनको प्रशासक अपने अलवर का नियुक्त कर दिया था। तो इस तरीके से भारत सरकार ने इनका प्रशासन क्या कर दिया था, अपने हाथ में ले लिया था। अब देखेंगे दूसरा कारण हम देखेंगे जोधपुर। सबसे ज्यादा समस्या जोधपुर के महाराजा जो उस समय हनुवंत सिंह थे उन्होंने उपस्थित की थी। उन्होंने जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया ही किया, साथ में बाकी जिन्ना के ऐसे जाल में फंस गए कि बाकी रियासतों को भी पाकिस्तान के अंदर मिलाने का प्रयास किया था, जिसमें उदयपुर, बड़ौदा, तो इनको भी मिलाने का इन्होंने जोधपुर में भरसक प्रयास किया था। जो उस समय का जो षड्यंत्र रच रहे थे, जिसमें नरेंद्र मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष थे जो भोपाल के नवाब, तो एक तरफ भोपाल के नवाब और एक तरफ जिन्ना, इन दोनों के कारण ही सबसे बड़ी समस्या जोधपुर राज्य ने क्या की थी, खड़ी थी। क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता मिलने से पहले तक ये ठीक थे, लेकिन स्वतंत्रता जो भारत यानी आज़ाद होने वाला था 15 अगस्त, तो उससे ठीक 10 दिन पहले ही ये भोपाल के नवाब के बहकावे के अंदर के फिर जिन्ना से मिलने जाते हैं। और जिन्ना क्या करते हैं, जिन्ना इनको एक खाली कागज पकड़ा देते और कह देते इन पर आप अपनी शर्तें लिख दीजिए, मैं नीचे क्या कर दूंगा, साइन कर दूंगा। इस बात से ये प्रभावित होकर के बड़े प्रभावित होकर के पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास, ये विचार करते हैं कि यार भारत सरकार तो हमें कुछ ऐसा देने को नहीं कह रही है और ये तो पूरा जिन्ना सब कुछ जो भी मैं लिख दूंगा वो देने को तैयार है। और साथ में यहाँ के जो जागीरदार थे जोधपुर के, है ना, अन्य जो सामंत थे वो भी पाकिस्तान में पक्ष के थे। और ये महाराजा हनुवंत सिंह उसमें जागीरदारों से घिरे हुए थे, क्योंकि जागीरदार ये चाहते थे कि जिन्ना जागीरी प्रथा पर जिन्ना का रुख सही पक्ष में था, जबकि भारत सरकार तो क्या करना चाहती थी, जागीरदार को खत्म करना चाहती थी। तो बड़ी यहाँ समस्या की। लेकिन बाद में VP मेनन और जो भारत के वायसराय जो उस समय के थे अपने लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों से इन्होंने क्या किए थे, भारत के अंदर जो शामिल होने का स्वीकार कर लिया। इसके लिए इन्होंने जब सम्मेलन के लिए इनको बुलाया गया था दिल्ली, तो जो VP मेनन थे उनके ऊपर इन्होंने पिस्तौल तान ली थी, जो इनकी एक पेन थी, ऐसी पेन टाइप की पिस्तौल ये रखा करते थे। तो बाद में उस पिस्तौल को इनके हाथ से ले ली थी, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने, और अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। वर्तमान के अंदर लंदन के अंदर वो संग्रहालय उसके अंदर सुरक्षित है। तो जोधपुर इधर जो था पाकिस्तान की सीमा से लगने वाली रियासत थी, तो भौगोलिक दृष्टि से भी और सामाजिक स्थिति भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ के राजा और जनता दोनों ही हिंदू थे। तो ये भी बड़ी
तो भारत में शामिल, और इसने यहाँ के महाराजा कहाँ ले जा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा अगर जोधपुर को पाकिस्तान में मिल गया तो फिर बड़ी बाकी रियासतों में प्रयास होंगे। तो जोधपुर के महाराजा ने संपूर्ण राजस्थान का इनको सम्राट बनाने का सपना दिखा दिया था हरवंश सिंह। तो इस तरीके से इनकी पाकिस्तान की तरफ मिलने की चर्चा बड़ी गर्म थी, जिसके कारण भी जो क्या थी, भारत के जो अपने राजस्थान के एकीकरण के अंदर बड़ी समस्या इन्होंने उत्पन्न की थी। एक बड़ी मजेदार बात हुई थी, है ना, जब ये वहाँ पर जिन्ना से मिलने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने बीकानेर के जब महाराजा को भी साथ में लेना चाहे, क्योंकि ये अकेले जाने में इनको भी हिचकिचाहट हो रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया था, है ना। तो बीकानेर के महाराजा उनसे नहीं थे, तो उनके अपनी जो भेंट के साथ में किसको लेकर गए थे, अपने जैसलमेर के जो उस समय के शासक थे उनको कहा, लेकिन वो नहीं चले, उनके महाराज कुंवर साथ में चल गए। और जब महाराज कुंवर को तो वहाँ जिन्ना ने इनको साइन करने के लिए पकड़ाया कागज, तो महाराज कुंवर जो जैसलमेर के थे उनसे पूछा हरवंश सिंह, तो उन्होंने इनकार कर दिया, भाई साहब मैं इस पर क्या होऊंगा, इस तरीके की बातों पर क्या करूंगा, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। और जिन्ना के इसके पीछे क्या था, जो बंगाल और पंजाब का बंटवारा हो गया उसकी कमी की पूर्ति जोधपुर के माध्यम से करना चाहते थे। तो हालांकि महाराज कुंवर का जो उत्तर है वो बहुत ही बड़ा ही महत्वपूर्ण था। महाराज कुंवर ने क्या कह दिया, है ना, जब हरवंश सिंह ने पूछा, क्या पूछा कि हे महाराज कुंवर क्या आप इस पर हस्ताक्षर करोगे, तो महाराज कुंवर ने बड़ा ही अच्छा कहा और कहा था कि मैं हस्ताक्षर करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो शर्त ही क्या है कि यदि कभी हिंदू और मुसलमानों के अंदर झगड़ा हुआ तो जिन्ना हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का पक्ष नहीं लेंगे। बड़ा बम फोड़ दिया इन्होंने। और इससे महाराजा हरवंश सिंह भी बड़े अचंभे में पड़ गए, यार इस तरफ तो मैंने विचार ही नहीं किया, है ना, क्योंकि हालांकि बहुत बड़े उनके विचार थे। भले ही जो जन जागृति की हमने पाठ देखा था परजामण में, कितना ही महारावल में खूब उसको दबाने का काम किया था, लेकिन यहाँ बहुत ही बड़ा ये काम कर दिया। तो उसके बाद में जिन्ना ने बड़ा दबाव डाला महारावल के ऊपर कि आप क्या कर दे, उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे, विले वाला था। लेकिन बाद में महारावल ने कह दिया कि यार कि मैं मेरी माता से सलाह लेकर के बाद में आपको 2 दिन बाद में बताऊंगा। तो ऐसा कुछ बहाना बना करके ये वहां से फिर वापस जोधपुर आ जाते। उसके बाद मामला जो वीपी मेनन और ये वायसराय माउंटबेटन इसको क्या कर देते हैं, सुलटा देते हैं। अब तीसरी हमारी समस्या जो राजस्थान के एकीकरण में कौन सी थी वो देखेंगे। तो तीसरी जो समस्या थी वो मेवाड़ को लेकर। मेवाड़ के महाराणा, इसमें महाराणा कौन थे, भूपाल सिंह। इसके अलावा यहाँ का जो जागीरदार वर्ग था वो भी इसके पक्ष में देता, वो दुहाई देता था। किसकी दुहाई देता था, मेवाड़ की गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थिति की दुहाई देता था कि भाई मेवाड़ की जो रियासत है वो 1300 वर्ष पुरानी है, जिसकी स्थापना बापा रावल ने की थी 565-66 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की थी। तो मेवाड़ का लंबा इतिहास रहा, इसमें बड़े बड़े राजा जैसे कुंभा, सांगा, प्रताप जैसे वीर और साहसी लोग यहाँ हुए जिनका अपना इतिहास है। और कल का एक जो राज्य बना है भारत, जो कि ब्रिटिश शासन की उपज है, उसमें क्या करे, कैसे अपना मेवाड़ अपना अस्तित्व क्या करे, समाप्त कर दे। यानी जो भारत के मानचित्र में अपना अस्तित्व कैसे समाप्त करे, तो अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करना चाहता था। तो इसी कारण जो मेवाड़ क्या था, इसमें भारत में विलय का इच्छुक नहीं था। और इसके अलावा जो रियासती मंत्रालय की जो शर्तें थी उस शर्तों को भी क्या करता था, मेवाड़ अपना पूरा करता था। लेकिन हालांकि बाद के अंदर फिर शामिल हो गए थे। और यहाँ एक बड़ी बात और हम देख लेते हैं कि जब उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह को हरवंश सिंह जो जोधपुर के थे उन्होंने पाकिस्तान में मिलाने के लिए गए, इसके अलावा धौलपुर के महाराजा उनके साथ में उदयभान सिंह जी थे, तो उन्होंने भी पूछा कि भाई साहब आपका क्या विचार है। तो उन्होंने कह दिया कि मेरा विचार क्या है, मेरा निर्णय मैं क्या करूं, मेरे पूर्वज ही करके चले गए थे कि मेवाड़ को कहाँ रहना चाहिए था। तो बहुत ही बड़ा देशभक्तिपूर्ण इन्होंने जवाब दिया था। और इनके जवाब के कारण ही फिर क्या हो गया था, है ना, देशभक्तिपूर्ण इसके जो जवाब थे, इस जवाब से ही जो भोपाल का जो नवाब था उसको जो पाकिस्तान में मिलाने की जो इच्छा थी, इसके अलावा जो धौलपुर के महाराजा थे, इन सब के प्रस्ताव या इनकी इच्छाएं क्या हो गई थी, इसकी और जिन्ना की अधूरी ही रह गई थी। तो इस तरीके से
बहुत बड़ी बात की थी यहाँ के महाराणा ने, और उनकी देशभक्तिपूर्ण इस कार्य की बड़ी ही प्रशंसा की जाती है। क्योंकि अगर उदयपुर या जिसे मेवाड़ कहते हैं वो साथ में सम्मिलित होता तो एक पूरी कड़ी बन जाती, और उदय जो अपने ये भोपाल का नवाब जो था उसके तक पूरा एक सर्कल बन जाता। तो इसलिए मेवाड़ के महाराणा ने बड़ा ही महत्वपूर्ण जवाब दे दिया था। कि क्या जवाब दिया था कि भाई साहब, मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी है, यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते ना तो हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही बड़ी रियासत छोड़ जाते। वो महाराणा प्रताप जैसे लोगों के लिए उन्होंने कहा था, है ना, बाकी के जैसे वो डगमगाए नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों करूँगा, मैं तो क्या करूँगा, हिंदुस्तान के साथ हूँ। तो इस तरीके से उनके वक्तव्य से, इस देशभक्तिपूर्ण कथन से बाकी के पास अब क्या जवाब रह गया था। ठीक है, तो बाद में जब शामिल होने वाले जो, हालांकि सबसे पहले विलय पर हस्ताक्षर बीकानेर ने किए थे, लेकिन बीकानेर के ऊपर हम बढ़ेंगे। और सबसे बाद में 7 अगस्त को बीकानेर राज्य करता हस्ताक्षर, और सबसे बाद में अपने करता है धौलपुर राज्य। सबसे बड़ी समस्या धौलपुर है ना, सब जोधपुर वगैरह सब विलय कर लेते हैं, लेकिन धौलपुर वाला अभी भी पहुंच पकड़े हुए था। तो उधर देखेंगे बीकानेर भी सीमांत राज्य होने के कारण इस समय यहाँ के शार्दुल सिंह थे, यहाँ के महाराजा। तो भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश था। यद्यपि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि, फिर भी यहाँ के शासक का मन क्या था, स्वतंत्र रखने का था। तो बीकानेर के राजा वैसे बड़े प्रगतिशील थे। हर राजाओं ने क्या किया था, किसी न किसी तरीके से उस समय की प्रगतिशील विचारों से प्रभावित किया था। और इन्होंने जब भारत का गठन हो रहा था तब भी इन्होंने क्या किया था, बड़ा ही प्रारंभ के अंदर इनका भी क्या था, बड़ा ही पॉजिटिव रोल था। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे इनका भी मन उछटता गया कि इसके लिए वो नहरी क्षेत्र को लेकर के इनका पाकिस्तान के साथ यानी जिन्ना के साथ इनका क्या हुआ था, पत्र व्यवहार हो रहा था। तो इस बात को लेकर के भी ये फिर एक बार के लिए पाकिस्तान की तरफ इनका मन हो गया था। लेकिन बाद में इन्होंने अपने राज्य को क्या लेगा, वो स्वतंत्र रहेंगे, न तो भारत के साथ मिलेंगे और नहीं क्या करेंगे, पाकिस्तान के साथ में शामिल होंगे। तो इस तरीके का निर्णय इनके द्वारा लिया गया था। तो इस बात को लेकर के भी बड़ी समस्या यहाँ देखने को आई थी, है ना। हालांकि बाद में फिर वीपी मेनन के प्रयासों से महाराजा को समझाया गया और यहाँ पर फिर प्रशासक भी भेजे गए थे, और इन सब को लेकर के आखिर सबसे पहले वो राज्य था बीकानेर ही था जिसमें क्या था, भारत के अंदर शामिल होने पर अपनी क्या दे दी थी, सहमति दे दी थी। तो जैसे तैसे करके ये जो भारत की रियासतें थी उस समय के राजस्थान के रियासतों को राजस्थान में जो शामिल करने का है वो प्रयास है, वो क्या है, सफल रहा था। तो अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा क्या, जो हमने संघ की पहले बात की थी, उन संघ बनाने के इनके जो प्रयास हैं वो क्या प्रयास सफल रहे थे। एक जो व्यक्ति जो राजनीतिक विभाग के उस समय के जो सचिव थे, कॉरफील्ड, जिसका पूरा नाम था कोनार्ड कॉरफील्ड, उन्होंने जो जिन्ना के साथ मिलकर के जो भारतीय जो रजवाड़े थे उनको बड़ा ही भड़काया था कि आप क्या करो, आप चाहो तो इसमें एक और शर्त है। उन्होंने रजवाड़ों के बीच में घूम घूम कर प्रचार किया था कि आपके सामने 2 रास्ते नहीं, लेकिन पहले तो बताया कि आपके सामने रियासत राजाओं को आपके साथ में 2 रास्ते, या तो भारत में मिलो या पाकिस्तान में। तो उसने क्या किया था, इस कॉरफील्ड ने घूम घूम कर बताया था कि आपके सामने 2 नहीं 3 रास्ते हैं, आप चाहो तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या आप चाहो तो क्या रह सकते हो, स्वतंत्र रह सकते हो। तो यही था बीकानेर के अंदर। तो इसी कारण उसने कहा था हम स्वतंत्र रहेंगे। एसआई त्रावणकोर और हैदराबाद ने भी ऐसी घोषणा कर दी थी कि वो किसी भी जो डोमिनियन में सम्मिलित नहीं होंगे और वो क्या रहेंगे, जो आज़ाद रहेंगे। तो इस तरीके की जो बातें थी, इन बातों के कारण भी जो बड़ी समस्याएं उस समय भारत के सामने खड़ी हो गई थी। लेकिन वो तो लौह पुरुष थे सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनका जो साथ देने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे वो थे वीपी मेनन। और राजस्थान के अंदर एकीकरण में अगर सबसे बड़ी योजना थी तो वो वीपी मेनन की ही थी। उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ में क्या किया था, इन राजाओं को भारत के अंदर विलय करवा दिया था। तो इस तरीके से हमने इनमें देखा कि कौन कौन सी समस्याएं थी, उन समस्याओं में किस तरीके से फिर उनका क्या किया गया था, समाधान किया गया था।
ठीक है। और आखिर में जब और बाद में जब पाकिस्तान का इधर जैसलमेर की तरफ भी दबाव बढ़ा था तो जैसलमेर में भी भारत सरकार ने अपना क्या कर दिया था, प्रशासक नियुक्त कर दिया था। तो इस तरीके से भारत सरकार ने जैसलमेर, और वैसे जैसलमेर के तो उस राजकुमार का हमने बदल लिया कि उन्होंने किस तरीके की बात दी थी। और इधर जो शार्दुल सिंह था उनके थोड़े मन में ये थी कि वो पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते थे, लेकिन इस बात का जब पता चल गया था, भंडाफोड़ हो गया था, भारत सरकार को पता, तब सीधा सही वीपी मेनन ने क्या कर दिया था, इनको अपने अधिकार ले लिया। इनको पूछा भाई समस्या क्या, तो उन्होंने कहा था भाई फिरोजपुर जो हेड है वो हमारे यहाँ होना चाहिए। अगर गंगनगर वगैरह पाकिस्तान चली जाएगी तो हमारे सामने और कोई रास्ता ही नहीं होगा और हमें क्या होना पड़ेगा, पाकिस्तान में शामिल होना पड़ेगा। तो ये बात थी। और इसमें जो भी इन्होंने शर्तें रखी थी तो वो सारी की सारी शर्तें क्या कर ली थी वीपी मेनन ने, कि अब ज़्यादा उनका वर्णन करेंगे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो उनको शामिल कर लिया था। और तो महत्वपूर्ण बात यही थी कि इनके और जो जिन्ना के बीच में खिचड़ी पक रही थी, तो उस खिचड़ी को क्या करवा दिया था, वहाँ के समाचार पत्रों में दिल्ली से प्रकाशित होता था उसमें, इसके अलावा जो बीकानेर से प्रकाशित होता उन समाचार पत्रों में भी उसका क्या कर लिया गया था, प्रकाशन करवा दिया गया था। और जो जोधपुर था तो उसमें भी ऐसा ही था। तो जोधपुर में क्या था, जोधपुर में भी पाकिस्तान के साथ मिलने की पूरी तैयारी की थी। तो वहाँ पर कौन थे, सुमनेश जोशी जी थे। तो सुमनेश जोशी जी ने जो रियासती नामक समाचार पत्र था उस समाचार पत्र के अंदर क्या कर दिया था, इसका प्रकाशन करवा दिया था। तो प्रकाशन करवा के फिर महाराज की सारी योजना का भंडाफोड़, दो समाचार ध्यान रखना, जोधपुर का जो पाकिस्तान के साथ मिलने का भंडाफोड़ अपने सुमनेश जोशी ने किया था, और कौन से समाचार पत्र में किया था, रियासती। जबकि बीकानेर के अंदर जो प्रजामंडल है इसका जो भंडाफोड़ हिंदुस्तान टाइम्स में दिल्ली, और पहले दिल्ली वाले एडिशन में और फिर यहाँ पर बीकानेर वाले एडिशन में किसने किया था, एक ब्रजराज कुमार भटनागर थे, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम के संपादक उस समय थे दाऊद दयाल आचार्य, उनको ये रिपोर्ट दी थी और उनके आधार पर इसका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। ये 17 नवंबर 1947 की घटना। तो इन बात को आप ध्यान रखना। और इसके बाद में भारत सरकार ने क्या किया था, यहाँ पर इनके ऊपर पूरा कंट्रोल किया और इसको क्या कर दिया, शांत। वैसे इनका जब भंडाफोड़ हो गया तो इसके बाद इनको शांत होना ही था, क्योंकि ऊपरी स्तर पर तो ये भारत के साथ में कई बार कह चुके थे हम भारत में विलय करेंगे, और जब ऐसे समाचार आई तो फिर सीधा से इनको लज्जित होना भी स्वाभाविक था। अब देखते हैं आगे कौन कौन से और क्या क्या जो संघ बनाते हैं उन संघ की बातों को हम देखेंगे। तो देखो, बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में मेवाड़ के महाराणा, अब जब इनको पहले ही बता दिया गया था कि क्या बनना पड़ेगा, आपको संघ बनाना पड़ेगा, चाहे आप आस पड़ोस में मिलो या आप किसी और राज्य में मिल जाओ या उनका विलीन करो। तो ऐसी स्थिति में जब इनको संघ बनाने की बात कही गई थी तब ये मेवाड़ के महाराणा उस समय भूपाल सिंह थे और उन्होंने इस बात को बड़ा ही जोरदार तरीके से रखा था। उनके सहयोगी जो थे उसमें उनके सलाह के आधार पर इस बात को, इसके अलावा के मुंशी भी थे जो इनके सलाहकार थे, तो इन्होंने मिलकर के रखा था कि क्या बुलाया जाए, जो राजस्थान और गुजरात और मालवा की रियासतों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। उन्होंने कहा था कि भाई देखो, हम एक इकाई के रूप में शामिल होंगे तो हम क्या करेंगे, अपने लिए ज़्यादा अधिकार मांग सकेंगे, अपने लिए ज़्यादा विशिष्ट स्थिति प्राप्त कर सकेंगे, ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। और अगर ऐसा हमने नहीं किया, उदयपुर महाराणा ने थोड़ा उनमें डर भी पैदा किया कि अगर ऐसा नहीं किया ना हमने तो भारतीय संघ में ऐसे शामिल हो जाएंगे और हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर संगठन रहा तो हम कोई क्या करेंगे, एक अलग से अपना अस्तित्व भी रख सकेंगे। तो ऐसा प्रयास 25-26 जून को मेवाड़ के महाराणा द्वारा जयपुर में राजस्थानी राजाओं का सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें राजपूताना यानी जो राजस्थान, गुजरात और मालवा के नरेश थे, इसमें कुल 22 रियासतों के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। और इसमें इन्होंने राजस्थान जो यूनियन है नाम से एक इन्होंने क्या किया था, संगठन बनाने का यहाँ पर प्रयास किया था। ध्यान रखना, कौन सा यूनियन इन्होंने बनाने का प्रयास किया था, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। लेकिन बाद में होता क्या, ये देखते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया था कि राजस्थान के जो शासक थे
एक दूसरे के प्रति अविश्वास और ईर्ष्या रखते थे और सभी क्या बनना चाहते थे, सभी सर्वेसर्वा बनना चाहते थे, यानी जो संघ बनेगा उसका मुखिया बनना चाहते थे। तो इसी कारण वो क्या हुए, एक मत नहीं हो सके और इस कारण मेवाड़ के जो महाराणा उनकी योजना जो फलीभूत नहीं हो सकी, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या अपने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर वालों ने खड़ी की थी। उन्होंने कहा भाई इससे तो मेवाड़ के महाराणा सर्वेसर्वा बन जाएंगे और हमारा कुछ नहीं रहेगा। तो वो मेवाड़ के महाराणा को सर्वेसर्वा नहीं बनना चाहते, वो खुद बनना चाहते थे। तो इस तरीके से इनके जो निजी स्वार्थ थे, इनके कारण जो राजस्थान जो यूनियन है, उस यूनियन का जो गठन होना था वो नहीं हो पाया था। इसको ध्यान रखना। इस संगठन का क्या नाम रखा गया था, राजस्थान यूनियन रखा गया था। तो राजस्थान यूनियन का क्या हुआ था, गठन नहीं हो पाया था। और कौन से और किसने प्रयास किए ऐसा ही, क्या ये अकेला ही था उदयपुर? नहीं, ऐसे और भी प्रयास किए गए थे। और वो प्रयास किसने किए थे, इसमें हम देखेंगे डूंगरपुर। तो जो डूंगरपुर के शासक थे उन्होंने क्या बनाने का, उन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। कैसा संघ बनाने का प्रयास किया, वागड़ संघ बनाने का। डूंगरपुर के इस समय के महारावल कौन थे, लक्ष्मण सिंह थे। तो लक्ष्मण सिंह जी ने ऐसा प्रयास किया। इन्होंने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वालों को साथ में मिलाकर के कहा भी हम क्या बना लेते हैं एक संघ। हम वैसे ही जो समूहीकरण था उसका आधार भी यही था, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक, जाति और आर्थिक दर्शन। तो इन्होंने कहा था ये सारी बातें हमारे यहाँ कॉमन है। हम भौगोलिक दृष्टि से, भाषा, संस्कृति, जाति और आर्थिक दृष्टि से हम एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए। तो इनका क्या बना लिया जाए, संगठन। और जब इनकी बात हुई मुखिया की, तो डूंगरपुर के जो महारावल थे उन्होंने कहा था मुखिया भाई मैं बनूंगा। तो इस बात को लेकर के ये भी क्या हुए थे, बाकी भी एक मत नहीं हो सके थे। यानी जो वही था, सबको अपनों का क्या बनना था, मुखिया बनना था। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते सबको बींद बनना था। तो अब बींद ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या समस्या होगी। तो इस कारण ये भी क्या था, इनका प्रयास जो संगठन बनाने का वो सफल नहीं हुआ था। ऐसे जयपुर के शासक जो महाराजा थे इस समय, मान सिंह सेकंड, सवाई मान सिंह द्वितीय, उन्होंने भी प्रयास किया था और उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे वीटी कृष्णमाचार्य। उनको बता करके उनके माध्यम से प्रयास करवाया था। और उन्होंने भी राजस्थानी जो, या कह सकते हैं राजपूताना के जो शासक थे उनका क्या बुलाया था, सम्मेलन बुलाया था। और कम से कम उन्होंने ये प्रयास किया था, वो नहीं आए तो कम से कम जो अलवर और करौली वाला क्षेत्र है उनको क्या किया जाए, एक बार फिर से जयपुर के अंदर शामिल कर दिया जाए। और एक ढूंढाड़ नामक प्रांत बनाने का भी इन्होंने प्रयास किया, ढूंढाड़ संघ। लेकिन इसमें भी सफल नहीं हुए, न वो ढूंढाड़ संघ और न पूरे राजपूताना का एक संघ बनाने में वो सफल हुए थे। अगला प्रयास कौन करेगा, अगला एक जो प्रयास किया गया था वो किया गया था कोटा के महाराज जो थे भीम सिंह, उनके द्वारा किया गया था। कोटा के इस समय के शासक तो थे भीम सिंह, उनके द्वारा किया गया था। अपने आस पड़ोस के क्षेत्रों को मिला करके, जैसे बूंदी और झालावाड़ से इन्होंने कहा भाई हम भी वैसे ही हैं, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, भाषा दृष्टि से एक है, तो हम मिलकर के क्या बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं। लेकिन सबके अंदर वो एक ही समस्या थी, प्रमुख बनने वाली बात थी, है ना, यानी मुखिया कौन बनेगा। तो इस बात को लेकर के ये भी इनके जो आपसी अविश्वास और स्वार्थ के कारण ये संगठन भी नहीं बन पाए थे। यानी इन्होंने हाड़ौती जंग, जो कोटा के महाराज भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था, वो इनका प्रयास भी क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो फिर ये सारे प्रयास थे, तो ये सब प्रयास जब असफल हो रहे थे, तो ऐसी स्थिति में फिर कोई संगठन नहीं बना था। तब भारत सरकार का जो रियासती मंत्रालय था उसने क्या किया था, संगठन बनाने का प्रयास किया था। अब उसने कहा था कि भाई ये तो आपस में संगठन नहीं बना पाएंगे, अब हमें कुछ काम करना पड़ेगा। यानी जो केंद्र सरकार है उसको क्या करना पड़ेगा, अब एकीकरण का प्रयास करना पड़ेगा। तब सरदार पटेल ने जाकर घोषणा भी कर दी कि भाई अब राजस्थान की सभी छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके क्या बनाया जाएगा, एक संघ का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो अगला जो हम देखेंगे इस राजस्थान के अंदर फिर क्या हुआ, इन सब के फलस्वरूप सरकार के जो रियासती विभाग द्वारा क्या किया गया, सबको मिलाकर के एकीकृत राजस्थान का गठन। कब गठन किया गया था रियासती विभाग का, ये कमेंट करके आप बताएं। इस कार्य के लिए एक अत्यंत बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, है ना, क्योंकि राजा लोग कहते हैं देखो मेहनत पर जोधपुर के तो महाराजा ने पिस्तौल भी तान ली थी, तो दूरदर्शी और संयम भी उसमें रखना, तो उसमें उन्होंने बड़ा संयम रखा था। तो उन्होंने महाराजा से कह दिया था भाई साहब कि आप अगर मुझे मार दोगे ना तो भी आप इस निर्णय को बदल नहीं पाओगे और अपनी रियासत को क्या करोगे, आप
स्वतंत्र नहीं रख पाओगे, है ना। यानी मेरी हत्या से ही क्या था, कोई आपको बात नहीं बनेगी और आप अपने जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य में क्या हो जाओगे, सफल नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। तो इस कारण भी तो बड़ा ही क्या था, उनको संयम भी रखना पड़ता था यहाँ, और कूटनीति का भी सहारा लेना पड़ता था। तब जाकर के उन्होंने बीकानेर, इधर अपने जोधपुर, जयपुर सबको क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। और इसके अलावा धौलपुर के महाराजा ने भी जब बड़ी समस्या खड़ी की थी तो उनको भी मैंने उनसे पूछा, भाई अगर मैं सम्मिलित होने में हस्ताक्षर नहीं करूं तो क्या करोगे। तो देख लो भाई साहब, तुम अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि तब तक भोपाल वालों ने भी साइन कर दिए थे, तो अब आप अकेले पड़ जाओगे अलग थलग। तो ऐसी सारी कूटनीति से इसको शामिल किया गया। तो इसलिए इस कार्य को बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे संपन्न किया गया। और एकीकृत राजस्थान का गठन 5 चरणों में, उसका कुल समय 8 वर्ष, ये ध्यान रखना, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण के अंदर, बहुत लंबे समय तक। देखो इसको एक चरणों को देख लेते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम आगे जानेंगे अलग अलग पार्ट में। तो राजस्थान का जो एकीकरण है या कह सकते हैं गठन, वो 5 चरणों में होता है। इन 5 चरणों के बारे में देखते हैं। प्रथम चरण में किसका होता है, मत्स्य संघ का गठन होता है। इस संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को शामिल किया जाता है। आगे वाले चरणों को एक एक पढ़ेंगे और बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाऊंगा ताकि आप भूलोगे नहीं। जैसा प्रजामंडल के बारे में भी आप ट्रिक नहीं देखिए तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा प्लेलिस्ट में, जाकर उन्हें देख लीजिए। दूसरे द्वितीय चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और शाहपुरा को शामिल किए। तीसरे चरण में मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया। यहाँ देखो ध्यान रखना, द्वितीय चरण में ये राजस्थान शब्द आ जाता है साथ में। और चौथा जो हम देखेंगे वो है चतुर्थ चरण के अंदर 4 बड़ी रियासतें, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर, है ना। इन चारों को शामिल करके, संयुक्त राजस्थान शामिल करके वृहद राजस्थान का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। जबकि अगला हम देखते हैं 5वां चरण, है ना। कौन सा चरण हम देखेंगे, 5वां चरण। इस चरण में मत्स्य संघ को जो वृहद राजस्थान में शामिल किया था। ये वो मुख्य 5 चरण थे। वैसे हम देखेंगे आगे दिन तो इसको 7 चरणों में देखेंगे, लेकिन बाद में क्या था, इस 5 चरणों के अलावा 2 चरण वो है जब सिरोही और अपने अजमेर, मेरवाड़ा है, उनको एकीकृत राजस्थान में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। और 1 नवंबर 1956 में जाकर के ये वास्तविक रूप से राजस्थान का जो पुनर्गठन होता है, उस पुनर्गठन के बाद ही राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूरा होता है। यानी 18 मार्च से प्रारंभ होता है। 18 मार्च 1948 से राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ होता है और 1 नवंबर 1956 में जाकर पूरा होता है। तो उपरोक्त 5 चरणों के बाद में सिरोही और अजमेर, मेरवाड़ा एकीकृत राजस्थान शामिल नहीं हो पाए, तो इनके लिए अगले 2 चरणों के अंदर इनको शामिल किया जाता है। इस तरीके से राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 में जाकर के ही संभव होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। कैसा लगा ये प्रयास कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मत्स्य संघ, जो महाभारत काल के अंदर इस क्षेत्र को मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था, तो इसी के नामकरण के आधार पर जो 4 राज्य थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना था नीमराना, इनका गठन मत्स्य संघ के नाम से कर दिया गया था। गठन किया गया था 17 या 18 मार्च 1948 को किया गया था। क्यों किया गया? क्योंकि ये रियासतें जो थी भौगोलिक और जातीय और आर्थिक दृष्टिकोण से एक थी। जो समूहीकरण की जो रियासती विभाग की नीति क्या थी कि उन रियासतों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा जो भाषा, संस्कृति या भौगोलिक, जाति, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या हो, समान रूप से हो। तो उनका क्या किया गया था, इनको ध्यान में रखते हुए इनका गठन किया जाएगा। तो ये चारों ही रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इस तरीके से एक थी। तो यहाँ से इसी के कारण इसका गठन किया गया। इस गठन में क्या प्रक्रिया हुई, कौन इसके महाराजा प्रमुख रहे, कौन प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता, राजधानी, नामकरण वगैरह सारे के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार और आज के इस पार्ट को शुरू करते हैं। और आपके अपने चैनल स्टडी 58 में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे मत्स्य संघ। ठीक है, मत्स्य संघ मार्च 1948 के अंदर इसका गठन होता है, 18 मार्च 1948 को। अब इसको हम विस्तार से देखेंगे। ये मानचित्र है आपके सामने। अलवर जिला, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे और इनकी बाकी जो पहचान थी वो भी एक ही थी। पहली लाइन इसी से संबंधित है।
कि ये क्या थे, भौगोलिक, जातीय, आर्थिक दृष्टिकोण से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली क्या थे, एक ही थे। तो जब एक ही थे तो इनको क्या किया, चारों राज्यों के शासकों को 27 फरवरी 1948 को कहां पर बुलाया गया, दिल्ली बुलाकर उनके समक्ष संघ के गठन का क्या रखा प्रस्ताव, तो उन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो हम देखते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर हमने समस्याओं के अंदर देखा था कि मेव जाति की सांप्रदायिक समस्या थी। एक हमने बात की थी जो अलवर के संबंध में कि उनका नाम जो गांधी जी की हत्या उसके अंतर्गत आया था। तो गांधी जी की हत्या के कारण जो अलवर राज्य से प्रशासन ले लिया गया था और वो प्रशासन लेकर के किसको दे दिया गया था, वो प्रशासन के लिए जो प्रशासक की यहाँ नियुक्ति कर दी और जो अलवर के महाराजा तेज सिंह और उनके जो प्रधानमंत्री थे एन.बी. खरे उनको दिल्ली में कैद कर रखा था। यानी इनका प्रशासन भारत सरकार के हाथ में आ चुका था। इसके अलावा जो भरतपुर रियासत थी, तो जब वो सांप्रदायिक समस्याओं को नहीं रोक पा रहे थे और जाट जो संघर्ष, जातीय संघर्ष चल रहा था, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भारत सरकार ने इनसे कहा था कि भाई आप सही तरीके से प्रशासन नहीं चला सकते तो प्रशासन हमें दे दो। तो जो धौलपुर के महाराजा थे बरजेंद्र थे, उन्होंने अपना प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया था। तो भारत सरकार ने यहाँ एस.एन. सप्रू को प्रशासक यहाँ का नियुक्त कर दिया था। तो इस तरीके से ये जो दो राज्य ये क्या हो चुके थे, भारत सरकार के अधीन थे। और बाकी दो राज्यों को जिसमें ये बुलाया गया था अपने करौली और धौलपुर को, तो जो करौली के उस समय के महाराजा थे गणेश पाल देव और दूसरे अपने धौलपुर के उदयपान सिंह। तो उदयपान सिंह ने तो हमने देखा कि पहले भी मैंने बताया पिछले पार्ट में, उनको नहीं देखा, देखे उनका भारत संघ के अंदर विलय होने का कोई इच्छा नहीं थी उनकी। और सबसे अंतिम रियासत थी जिसने 14 अगस्त को भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने जो उस समय के भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा था कि भाई आपको कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ क्या सलूक किया जा सकता है। तब उन्होंने कहा था कि देखो आप की मर्जी है, नहीं करो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका क्या पड़ जाओगे, अकेले पड़ जाओगे। तो ऐसी स्थिति में जब बाद में भोपाल ने, जोधपुर ने, सब ने हस्ताक्षर कर लिए, तब उन्होंने भी क्या कर लिए, हस्ताक्षर। तो ये तो बात थी 14 अगस्त अपने 1947 की, भारत की आज़ादी से पहले। तो उसके बाद में इनको 27 फरवरी 1948 को सबको बुलाया, तो सबने इसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब तक सबको पता चल गया था आखिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, एकीकरण तो करना ही पड़ेगा, चाहे आस पड़ोस में मिलो या इधर। तो अब सरकार जो प्रयास कर रही है तो इसको ही क्यों ना हम क्या करें, इस प्रस्ताव को ही स्वीकार कर लें। तब इस क्षेत्र के जो नामकरण की बात आई थी, है ना, तो इसमें से 2 तारीख आपको ध्यान रखना, 17 या 18 मार्च। तो श्री के.एम. मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम क्या रख दिया गया, मत्स्य संघ रख दिया। क्या नाम रख दिया गया इस क्षेत्र का, मत्स्य संघ नाम रख दिया गया। क्यों, क्योंकि जैसा कि महाभारत काल के इस क्षेत्र को जाना जाता है, ये वही मत्स्य संघ है जहाँ पांडवों ने अपना क्या बिताया था, अज्ञातवास। यहीं पर जो अपने अर्जुन जो एक किन्नर के वेश के अंदर यहाँ पर रहे थे और बाद में यहाँ की राजकुमारी जो उत्तरा थी उसका विवाह इनके बेटे के साथ में कर दिया जाता। तो यही पांडवों ने जो अपना 13 वर्ष का इनको मिला था, जिसमें 12 वर्ष वनवास था और 13वां वर्ष क्या था, अज्ञातवास। तो अज्ञातवास उन्होंने इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। तो इस आधार पर इसकी प्राचीनता को देखते हुए और साथ में मुंशी ने ये कहा भाई इससे चारों ही राज्य सहमत हो जाएंगे, नहीं तो एक आध का कोई राह हम रखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम क्या रख दिया गया, मत्स्य संघ रख दिया गया। तो इन्होंने 28 फरवरी 1948 को दस्तावेज पर क्या कर लिए गए थे, इनके द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे। कब किए गए थे, 28 फरवरी 1948 को। अब इसका विधिवत उद्घाटन 18 मार्च 1948, किसी बुक्स में 17 मार्च भी मिलता, दोनों ही सही, आप ध्यान से सुन। तो इसका उद्घाटन जो केंद्रीय मंत्री थे एन.वी. गाडगिल ने, जिनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गाडगिल, उन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। के.एम. मुंशी का भी पूरा नाम जानना चाहो तो कन्हैया लाल माणिक लाल क्या है, मुंशी थे, ठीक है। तो इनका उद्घाटन कर दिया गया। अब संघ की जनसंख्या कितनी थी, 18 लाख थी और इसकी वार्षिक आय 2 करोड़। और बाकी जो बुक्स के अंदर आपके 1.84 करोड़ बताई गई है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। और 1.84 करोड़ अपने एक कोई पटवार की किसकी अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम में भी पूछा था। तो धौलपुर के महाराजा, इसमें ध्यान देना कि उदयपान सिंह को क्या बनाया गया था, राजप्रमुख। अब देखो 2, अलवर के तेज सिंह और भरतपुर के बरजेंद्र सिंह, इनका तो शासन भारत सरकार के हाथ में था, दोनों ही राज्यों का। अब पीछे गणेश पाल और ये धौलपुर के उदयपान सिंह थे।
तो थोड़ा धौलपुर वैसे महत्व वाली भी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश के किनारे स्थित थी। इसके अलावा थोड़ी यहाँ के महाराजा ने पहले भी उछल कूद ज़्यादा की थी, नखरे ज़्यादा दिखाए थे, तो एक तरीके से इनको संतुष्ट करने के लिए ही इनको क्या बना दिया गया था, इनको राज प्रमुख बना दिया गया। अगर अलवर वाले वो गांधी जी की हत्या में नाम नहीं आता तो सीधा सी बात होती कि सबसे बड़ी रियासत और महत्वपूर्ण अलवर ही थी, तो अलवर के महाराजा को क्या बनाया जाता, राज प्रमुख बनाया जाता। तो इनकी नियुक्ति करके एक क्या किया जाता, मंत्रिमंडल का गठन किया जाता। अब देखो इनको मंत्रिमंडल तो हम देखेंगे, उससे पहले कुछ और बातें हम करेंगे। जैसे महाराज प्रमुख तो बना दिया गया उदयपान सिंह करौली को। अब जो गणेश पाल देव थे करौली के, उन्होंने कहा कि साहब हमें क्या है, हमने आपका क्या बिगाड़ा, तो उनको फिर भारत सरकार ने उपराज प्रमुख बना दिया था। इसका उद्घाटन जो भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग है उस दुर्ग के अंदर किया गया था। और जब उद्घाटन किया जा रहा था, भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह के जो भाई कई विजेंद्र सिंह भी मिलता, मान सिंह ने भी इसके गठन का विरोध किया था और इस क्षेत्र में जट्टा पकड़ी संभाल जाट झंडा बुलंद रहेगा, ऐसा भी यहाँ पर इस सम्मेलन में क्या लिखा गया, नारा उन्होंने लगाया था। इसके अलावा हम देखते हैं मंत्रिमंडल गठन के लिए जो शोभाराम थे अलवर के, शोभाराम कुमावत, उनको क्या बनाया गया, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके अलावा जो जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के थे, उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनको राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। इसके अलावा एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस मंत्रिमंडल के अंदर संघ में शामिल चारों राज्यों से एक एक सदस्य लेकर के क्या बनाया जाता, मंत्रिमंडल बनाया जाता, जिसमें गोपीलाल यादव अपने भरतपुर के होते हैं, मास्टर भोलानाथ अपने अलवर के होते हैं और डॉक्टर मंगल सिंह अपने धौलपुर के और सिरंजी लाल शर्मा करौली के होते हैं। तो इस तरीके से इस पूरा मंत्रिमंडल का क्या कर लिया जाता है, गठन। अब बात आती है राजधानी की, तो राजधानी बनाया जाता है अलवर को, क्योंकि सबसे बड़ी रियासत भी थी और इसमें साथ में सम्मिलित था एक ठिकाना जिसका नाम था नीमराणा। कौन सा ठिकाना था, नीमराणा। इसको हम एक ट्रिंक के माध्यम से याद कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अगर आपको ट्रिंक के माध्यम से याद करना है तो भी बड़ी छोटी सी ट्रिंक है आपको, वो ट्रिंक है क्या है, अब धोकनी ला, क्या लानी है, अब धोकनी ला। इस नाम से आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिंक को याद कर सकते हैं, जिसमें आपको अ से हो जाएगा अलवर और भ से भरतपुर हो जाएगा, धो से धौलपुर, क से करौली और नी से नीमराणा। ये नीमराणा ठिकाना था, अलवर का ही एक क्या था, भाग था, अलवर रियासत का ही एक क्या था, भाग था। तो इस तरीके से इनको क्या कर लिया गया, इनको संयुक्त करके इनका उठा। अगर आपको सभी चीज़ें याद करनी है, यहाँ के जो शासक थे, तारीख थी, या फिर इसका उद्घाटन हुआ, कौन महाराज प्रमुख बने, कौन राज, तो इसकी भी ट्रिंक है। वो ट्रिंक भी आपकी है कि मुंशी अब 17-18 धोकनी, मुंशी अब 17-18 धोकनी, गाड़ उदय गणेश की शोभा मार्च निकाल, गाड़ के उदय गणेश की शोभा मार्च जुग अलवर में निकालो। तो इस तरीके से आपको सारी याद हो जाएगी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ स्ट्रिंग को। जैसे मुंशी ने उद्घाटन किया था, हम यहीं से शुरू करेंगे। मुंशी अब 17-18, ये इसकी डेट ने 17-18 धोकनी, 17-18 धोकनी, गाड़ के उदय गणेश, है ना, दो व्यक्तित्व है, उदय गणेश शोभा मार्च जुग अलवर में निकालो। तो इसमें सारी बातें आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा लिख करके भी बाद में इसको क्या करूँगा, व्यवस्थित करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। हालांकि थोड़ी सी एक बात यहाँ और रह गई थी, इस क्षेत्र की जनसंख्या कह दी, लेकिन संघ का क्षेत्रफल कितना था, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम संयुक्त राजस्थान के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।